हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टीचर्स अकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बेहतरीन स्वागत आप सभी का मैं करूंगा। और काफ़ी दिन से बच्चों की एक बड़ी भारी डिमांड थी कि सर लिटरेरी टर्म को थोड़ा सा पढ़ा दें, लिटरेरी टर्म को हम लोग थोड़ा समझ लें और लिटरेरी टर्म वास्तव में किस लेवल तक पूछ सकता है या लिटरेरी टर्म का क्या सीन हो सकता है। बच्चों का ये बहुत दिनों से ये परेशानी थी कि जो है लिटरेरी टर्म आपको मैं बताऊं। तो आज आप सबके एक बेहतरीन सेगमेंट के साथ मैं लिटरेरी टर्म का शुरुआत कर दिया है। और लिटरेरी टर्म में आपको मैं बता दूं ये आज की पहला लेक्चर होगा और दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। और लगभग आप मान के चलिए आपको मैं इसमें कंप्लीट लिटरेरी टर्म्स को मैं बताऊंगा। जितने लिटरेरी टर्म्स आपको मैं बता दूंगा उतने लिटरेरी टर्म्स अगर आप बढ़िया से तैयार कर ले जाते हो तो फिर आपको लिटरेरी टर्म में तो कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आप लिटरेरी टर्म को बढ़िया से समझ ले जाते हैं तब, ठीक है ना। जितनी बातें मैं यहां बता दूंगा उतनी बातें ही आपको यहां पर समझ करके चलना होगा लिटरेरी टर्म को लेकर। ठीक हुई बातचीत। तो लिटरेरी टर्म में आपको बेहतरीन से बेहतरीन सेगमेंट को मैं बताऊंगा और चीजों को एक एक करके समझना होगा। सबसे पहली चीज तो वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए तेजी से। फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट द जर्नी विद द बेस्ट ऑप्शंस, बहुत बेहतरीन ऑप्शंस के साथ हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए बिफोर वी डिस्कस अबाउट लिटरेरी टर्म, ये आपका जो बैच है बेहतरीन बैच आपके सामने है लिटरेरी टर्म का और 9,999 रुपए का ये बैच था जिसको घटा करके इस समय 3,499 रुपए कर दिया गया है। तो 3,499 रुपए के इस लिटरेरी टर्म को आप इस क्लास को आप ले सकते हैं टीजीटी की, जिसमें आपको लिटरेचर के पूरे सेगमेंट चारों राइटर, उसके बाद आपको ग्रामर के पूरे पोर्शंस और साथ ही साथ आपको जितने भी पोर्शंस आपके एग्जामिनेशन से ओरिएंटेशन रखते हैं उन सभी का आपके साथ यहां पर मैं डिस्कशन करूंगा। सभी लोग तेजी से जुड़ जाइए। इसके बाद हम कुछ बेहतर सा आज काम करने वाले हैं आपके लिए और आपके हित में। बहुत कुछ चीजें आज मैं बताने वाला हूं, बहुत कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर पीपीटी मैं लेकर के आया हूं, कहीं जाना नहीं है। लेकिन इसके पहले जरा हम आपको एक चीज बताना ठीक समझेंगे कि आखिर व्हाट इज लिटरेरी टर्म एंड वेयर टू यूज एंड व्हाई टू यूज। क्या रीजन है भाई लिटरेरी टर्म के लिए। यानी हम थोड़ा सा पहले अभी आपको लिटरेरी टर्म्स के कुछ बातों को बताएंगे कि आखिर ये क्या है, लिटरेरी टर्म्स वास्तव में क्या है। और लिटरेरी टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इसको टर्मिनोलॉजी कहूं, अगर मैं टर्मिनोलॉजी कहूं तो कुछ गलत नहीं होगा, ये टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत आता है। अच्छा, टर्मिनोलॉजी का यूज क्यों किया जाता है, बहुत ध्यान से समझेंगे। क्या करने के लिए कि टू रिफर किया जाता है। क्या रिफर कर सकते हो भाई कि कोई भी तरह के शब्दों का प्रयोग करके, क्या कि टू रिफर्स टू द स्टाइल या इसी में आप कह सकते हो टेक्निक। समझिएगा। अच्छा, टेक्निक्स और स्टाइल और टेक्निक्स की अगर जब बात करी जाए या एंड फॉर्मेटिंग यूज्ड बाय राइटर्स, याद रखेंगे किसी राइटर के द्वारा अपनी रचनाओं में या जो रिटन कंटेक्स्ट वो बना रहे हैं उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज किया करते हैं, वो टर्मिनोलॉजी जो यूज करते हैं उसी को हम लिटरेरी टर्म कहते हैं। एक चीज तो ये समझ में आई, बहुत बढ़िया। टर्मिनोलॉजी और कुछ नहीं, जैसे आप ये देखते हो कि टर्म्स या
स्पेसिफिक वर्ड, नहीं नहीं, एंड स्ट्रेट, a specific word to show special meaning, to show special meaning of the words। माने आप समझो, जो शब्द है, जो वर्ड है, उस वर्ड का प्रयोग करके हम लिखे एक रिटन कंटेक्स्ट में एनर्जी डाल दें, या कोई ऐसी टेक्निक का यूज करके हम किसी शब्द में एक स्पेशलाइजेशन कर दें, दैट इज लिटरेरी टर्म। यही है लिटरेरी टर्म। और टर्मिनोलॉजी आप जरा सा समझेंगे, आप साइंस पढ़ते हो, साइंस में एक शब्द आता है फर्टिलाइजेशन। अब समझिएगा, ये फर्टिलाइजेशन शब्द ये टर्म है विज्ञान का, विज्ञान का ये टर्म है। डिस्कवरी ये विज्ञान का टर्म है। अब समझिए, उसी तरह से लिटरेचर में, इसीलिए यहां पर लिटरेरी लिखा गया है। लिटरेरी इज ए वर्ड एंड कंट्रैक्शन वर्ड ऑफ द लिटरेचर। लिटरेचर का ही ये शब्द लिटरेरी बनकर आया है। क्यों? लिटरेचर इज अ नाउन, लिटरेरी इज अ एडजेक्टिव। बस अंतर इतना ही है। किसी भी शब्द का प्रयोग, किसी भी वर्ड का यूज अगर आप स्पेशल बनाने के लिए कर रहे हो किसी लाइन को, तो वहां पर आपको लिटरेरी टर्म का प्रयोग करना होता है। आप लिटरेरी टर्म लेकर के करते हो। इसीलिए मैंने आपको यहां पर देखिए लिखा है कि टू रिफर्स टू द स्टाइल, किसी रिटन कंटेक्स्ट राइटर के द्वारा प्रयोग किए गए किसी भी कंटेक्स्ट में अगर आपको कुछ नई स्टाइल, नई टेक्निक्स देखने को मिल जाए, किस चीज के लिए? सेंटेंस की फॉर्मेटिंग को फिक्स करने के लिए, सेंटेंस की फॉर्मेशन की मीनिंग को अकॉर्डिंग टू सेंटेंस कन्वे करने के लिए, तो वही आपके क्या कहलाएंगी? लिटरेरी टर्म कहलाएंगी। वही आपका लिटरेरी टर्म कहलाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब समझो, अब यहां पर ये तो राइटर की बात हो गई। अब स्पीकर का क्या सीन होगा? स्पीकर के लिए क्या महत्व रखेगा ये आपका लिटरेरी टर्म? ये तो अभी हमने आपको बता दिया क्या, कि ये तो राइटर के द्वारा बातें यहां पर यूज की जाएंगी। स्पीकर के द्वारा क्या किया जाएगा? स्पीकर, अब समझेंगे, स्पीकर, जो स्पीकर होगा ना, सुनने वाला, उसके लिए लिटरेरी टर्म का क्या यूज हो सकता है? बहुत ध्यान समझेंगे। पहली चीज तो टू मास्टरफुली एम्फेसाइज होगा। एम्फेसाइज यानी मास्टरफुली एम्फेसाइज होगा। कुल मिला के हम जब किसी भी सेंटेंस को पढ़ते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा, जस्ट इमेजिन कि व्हेन यू सॉल्व द पैसेज, और पैसेज में जब आप लाइनें पढ़ते हो तो एक क्लू मिलता है, एम्फेसाइज किया जाता है, डायरेक्ट उस पर जो है प्रेशर वाला शब्द यूज किए जाते हैं, वो टर्म है। उसी टर्म के रिगार्ड्स हम और की बाकी की मीनिंग को कन्वे कर लेंगे, बाकी की मीनिंग को कन्वे कर लेंगे, ठीक है ना? इम्बेलिश, 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 और साथ ही साथ स्ट्रेंथन। ये बात आपको समझना है कि आखिर जब स्पीकर का जब सेगमेंट यूज किया जाएगा तो स्पीकर को लेकर के हम वर्ड की एम्फेसाइजेशन को देखेंगे, एम्बेलिशमेंट को देखेंगे, और साथ ही स्ट्रेंथन को देखेंगे। ये आपकी एक मेजर सा सेगमेंट है जो कि लिटरेरी टर्म का सीन आता है। अब इस लिटरेरी टर्म में अलग अलग जो सीन क्रिएट होता है, ये लिटरेरी टर्म का जो सीन होता है वो किस तरीके से होता है, मैं आपको यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल देकर के बताने की कोशिश करता हूं। भैया, इसमें आपको पोएट्री देखने को मिलती है। पोएट्री में आप देखे होंगे, जैसे लिखता है बैलेड, बैलेड लिखता है,
प्लॉट लिखता है, सॉरी प्लॉट इसमें नहीं रहेगा, एलिजी लिखता है, एलेग्री लिखता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो लिटरेरी टर्म को सेगमेंट टेकअप किया जाता है। और यही आपको ड्रामा सेगमेंट में आपको देखने को मिला होगा। ड्रामा सेगमेंट में आपको जो है मिल जाता है क्या, ऑडियंस, और साथ ही साथ आपको इसी में एक्ट मिल जाता है, इसी में आपको सीन मिल जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद आपको जब आप नॉवेल में आते हो तो बाकी सारी चीजें तो ठीक ही हैं, इसमें आपको प्लॉट मिल जाता है, सब प्लॉट मिल जाता है। तो ये जो सेगमेंट्स आप टेकअप करते हो ना, तब जाकर के हमें वो समझ में आता है कि आखिर वास्तव में लिटरेरी टर्म का यूज क्यों किया जाता है। यानी कि किसी भी शब्द को एक शब्द में बताकर पूरी बात को कह देना लिटरेरी टर्म के सेगमेंट पे ये आता है, इतना ध्यान रखेंगे। तो आ जाओ और अपनी आज की बात को करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट लिटरेरी टर्म। द फर्स्ट वन इज, क्या कह रहे हैं कि एलेग्री। बहुत ध्यान से समझोगे तो मजा आएगा यार, ठीक है। एलेग्री मैं बहुत इत्मीनान से पढ़ाऊंगा, चाहे थोड़ा ही पढ़ाऊं लेकिन बहुत इत्मीनान से, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए, बहुत ही अच्छे से हिंदी और इंग्लिश की जो रिलेशन है उसको बनाकर चलेंगे कि आखिर क्या और किस तरीके से, ठीक। अरे ये तो गड़बड़ हो गया है, ये एलेग्री रूपक में नहीं आएगा, मेटाफर आना चाहिए था, मेटाफर आना चाहिए था, ठीक है। चलो सुनिए बहुत ध्यान से चीजों को। अब एक चीज समझेंगे पहले तो, और एलेग्री का जो सीन है, जैसे एलेग्री का मतलब समझो क्या कह रहा है कि ए लिटरेरी वर्क इन विच नियरली ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स, एक कोई ऐसा लिटरेरी वर्क होगा जो कैरेक्टर्स के नजदीक इर्द गिर्द होगा, किसके, इवेंट्स के, उसके अपने सेटिंग्स के, और अदर लिटरेरी एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी हैव अ सेकेंड सिंबॉलिक मीनिंग, सेकेंड सिंबॉलिक मीनिंग, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। या इसी को एलेग्री को अगर एक शब्द में मैं कहूं तो प्रतीक कथा, कोई प्रतीक कथा होगी वही एलेग्री कहलाएगी, एलेगोरिकल सेगमेंट होगा एलेग्री, ठीक है ना, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि कितने सेगमेंट्स पे यूज होगा, इन मोस्ट केसेस, ज्यादातर में एलेग्रीज एडवांस वेरी क्लियर मोरल लेसन, यानी एलेग्री का प्रयोग करके हम लिटरेचर में एक नया और मोरल नैतिक लेसन की बात करते हैं, नैतिक चीजों की बात करते हैं, नैतिक पाठ्य हमें पढ़ाया जाता है या समझाया जाता है, नैतिकता वाली बातें होती हैं। मोस्टली यूजेस की बात करें तो सच अर्ली राइटर्स एज प्लेटो, सिरसो, या फिर अपोलियस, या फिर अगस्टाइन, ये एलेग्री का सबसे पहले यूज करने वाले व्यक्ति थे, यानी अपनी रचनाओं में एलेग्री को ये सब सर्वप्रथम यूज करने वाले व्यक्ति थे। यानी आप यहां पर लिख लेना फर्स्टली यूज्ड बाय, याद रखेंगे फर्स्टली यूज्ड, पहली दफा ये प्रयोग करने वाले वो व्यक्ति थे जिन्होंने एलेग्री का प्रयोग किया है, एलेग्री को अच्छे ढंग से अपनी राइटिंग में लिखा। देखिए होता क्या ना, जब पहले के टाइम पीरियड पर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर रेनेसां और द बिफोर जस्ट अबाउट द डार्क एज, अगर डार्क एज की बात किया जाए तो डार्क एजेस में या फिर डार्क एज के बाद हम अगर जब
640 के बाद की मैं बात करूं तो फिर जितने लोग आते गए इस समय पर जो भी रचनाओं को ये लिखते रहे ना, वो मोरल से रिलेटेड लिखते रहे, कुछ ना कुछ नैतिकता देते रहे, कुछ ना कुछ अलग अलग सेगमेंट्स को देते रहे, उसी पर ये एलेगरी का यूज ज्यादातर करते रहे। अगली बातचीत इसी में समझ लो क्या लिखा है कि फर्स्ट अटेस्टेड इन इंग्लिश 1382, 1382 में अंग्रेजी में पहली बार अटेस्ट किया गया द वर्ड एलेगरी। एलेगरी शब्द ये आया कहां से? कम्स फ्रॉम लैटिन एलेगोरिया। लैटिन के एलेगोरिया शब्द से एलेगरी आई है, और द लैटिनेशन ऑफ द ग्रीक, यानी ये ग्रीक का लैटिनेशन है। इसके बाद क्या करें कि द ओरिजिन्स ऑफ एलेगरी कैन बी ट्रेस्ड एट लीस्ट बैक टू होमर इन हिज केसी एलेगोरिकल। यानी अगर मैं होमर की बात करूं तो होमर के टाइम पे, होमर के सेगमेंट पे ये कैसी एलेगरी पर ये रचना, ये एलेगरी यूज की गई। यानी अगर मैं इसमें कहूं तो मोस्टली यूज्ड बाय होमर and to discuss the morality of the works what he had written। यानी जो उन्होंने लिखा उसकी मोरालिटी को दिखाने के लिए, उसकी मोरल से संबंधित चीजों को दिखाने के लिए इन्होंने इसमें यूज किया। ठीक हुई बातचीत? बहुत बढ़िया। अगली बात देख लो भाई, अगले में देखो, अगर इनके टाइप्स की मैं बात करूं, अगर मैं इनके टाइप्स की बात करूं तो बहुत बेहतर तरीके से आप चीजों को समझ सकते हो। ठीक है ना? टाइप्स की अगर मैं बात करता हूं तो आप बहुत अच्छे से इनके टाइप्स को अलग अलग करके समझ सकते हो। एलेगरी असल में एक चीज और जानो, एलेगरी वास्तव में अगर देखा जाए तो एक और सेगमेंट इसका आता है, एक और सेगमेंट जो मोस्टली लिटरेचर में इसका यूज लोग करते हैं। कैसे? फेबल और पैराबल्स। क्या क्या आता है भाई? फेबल एंड पैराबल्स, याद रखिएगा इसको। फेबल्स और पैराबल्स। अच्छा, एक खास बात है कि फेबल्स जो होती है ना, ये शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, ये शॉर्ट स्टोरीज होती हैं। फेबल्स क्या होती है भाई? शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, छोटी छोटी कहानियां होती हैं, छोटी छोटी लोकोक्तियां, है ना। और अच्छा एक चीज और, फेबल्स में अधिकतर यूजुअली यूज फॉर द एनिमल कैरेक्टर्स, यानी यूजुअली फॉर एनिमल्स। यानी आप देखेंगे छोटे छोटे जो कहानियां होती हैं वो जानवरों से रिलेटेड होंगी। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, ये आपको जरूर रखना होगा। दूसरी चीज, एलेगरी की दूसरी बातें आपको मैं बता दूं, एलेगरी की दूसरी आपको बात मैं बता दूं कुछ और बेहतर, क्योंकि बहुत ही मतलब इंटरनली चीजें आपको जानना होगा। जैसे कहा जाए इट मस्ट बी फिक्शनल, यस, इट मस्ट बी फिक्शनल, यानी एलेगरी आपकी जो भी हो वो फिक्शनल हो, फिक्शनल हो। ठीक है ना? इट मस्ट हैव ए नैरेटिव, इट मस्ट हैव ए नैरेटिव, यानी नैरेटिव होनी चाहिए, छोटी ही हो लेकिन नैरेटिव हो। ठीक, यानी आप कह सकते हो कि ए फुल स्टोरी विद प्लॉट एंड कैरेक्टर। अगर ये तीन चीजें हैं देन यू हैव टू जस्टिफाई कि एलेगरी है, वहां एलेगरी का ये यूज किया जाएगा। ठीक, एक बात आई कि लोगों ने कहा कि सर ये पैराबल्स क्या है? फिर इतनी बातें तो बड़ी अच्छी थी, ये पैराबल्स क्या है? ये पैराबल्स और कुछ नहीं है, ये पैराबल्स जो होते हैं ना, शॉर्टर एंड मच सिंपलर देन फेबल्स। ठीक है ना? यानी सिंपल होते हैं, किससे? फेबल के हिसाब से। ठीक है ना?
ठीक है ना। और बाकी मोरल लेसन ये भी सिखाते हैं, नो डाउट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इससे। ये मोरल लेसन ही टेकअप करते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना। लेकिन शॉर्टर होता है, शॉर्टर होता है और इजियर होता है फेबल से, ठीक है ना। फेबल से शॉर्टर और इजियर होता है, ठीक। बहुत बढ़िया, चलो भाई। इसके बाद देखो यहां पर जो क्लासिफिकेशन है इसका वो थोड़ा डिफरेंट है। मैंने यहां पर जो भी बात बताई वो एक एडिशनल चीजें मैंने बताई, यहां जो इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है? क्लासिकल एलेगरी का मतलब यह हुआ कि एलेगरी यूज्ड कब भाई? क्लासिक्स में, क्लासिक पीरियड में, क्लासिक पीरियड में यूज किया गया, ठीक है। बिब्लिकल में आपको डेट एंड टाइम का सेगमेंट दे दिया, डेट एंड टाइम का सेगमेंट दे दिया, और विद द इवेंट्स, ठीक हुई बातचीत, बहुत बढ़िया, सुपर, माइंड ब्लोइंग। अब इसके करके मेडिवल एलेगरी, मेडिवल एलेगरी में आपको मेडिवल एज की दे दिया इन्होंने, मेडिवल एज की एलेगरी दे दिया, ठीक हुई बातचीत। और फिर इसके बाद मॉडर्न एलेगरी की बात अगर करें तो मॉडर्न एज की एलेगरी दे दिया, मॉडर्न एज की एलेगरी दे दिया। ये एलेगरी के सेगमेंट्स हैं, अलग 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 अलग। आप एलेगरी को इतने बेस पर आप समझ सकते हो, ये आपका बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूजफुल बेस हो सकता है मेरे ख्याल से। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। कुछ ऐसा सेगमेंट जब आप सीखोगे तब आपके अंदर वो सारी बातें और वो हिचकिचाहट निकल कर सामने आएगी, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार बात तो ठीक हो रही है, ठीक है। दिस इज नोटेड प्लीज। और याद रखें एक और खास बात मैं बता दूं, एक और खास मैं बात बता देता हूं, नोट लगा लीजिएगा। बड़ा सुंदर बात बताऊंगा, गजब की बात। कैसे? सुनिए। ये कि एलेगरी इज द मोस्ट वैल्यूएबल टर्म फॉर द राइटर्स। राइटर्स की जो टर्मिनोलॉजी है यूज करने की, बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी ही जरूरी है। ठीक है भाई, नोट कर लो। बहुत अच्छा। और इसी को थोड़ा और आगे जाने, एग्जाम्पल्स, बहुत अच्छा। एक खास बात यहां पर आप जरा पढ़िए तो फिर मजेदार बात मैं बताऊं आपको। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। चलिए, एडमंड स्पेंसर ने फेयरी क्वीन बनाया और फेयरी क्वीन में इन्होंने एलेगरी यूज करी। द सेवरल नाइट्स इन द पोयम एक्चुअली स्टैंड फॉर सेवरल वर्च्यूज। यानी कहने का मतलब कि युद्ध खत्म होने के बाद, जैसे कोई लड़ाई खत्म हो जाए इसके बाद बैठ नहीं जाना चाहिए कि आप सोचो कि हम चलो अरे यार जीती तो गए हटाओ, नहीं। यहां पर एक मोराल उन्होंने दिया है, एक मोराल दिया है। और ये भले पोएटिक सेक्शन है लेकिन एलेगोरिकल पोयम है। अच्छा, एक चीज खास बात ये आती है कि ये जो बुक है ये 1590 में, आपको मैं बता दूं कि बुक 1 से लेकर के 3 तक पब्लिश हुई है। बुक 1 से लेकर के 3 तक पब्लिश हुई है 1590 में, ठीक। और एक चीज,
इसके बाद बुक 4 से 6 96 में आई है। 1596 इसको रिपब्लिश्ड कहा है, याद रखना। अगर पूछ ले कि रिपब्लिश्ड बताओ भाई, तो आप रिपब्लिश्ड, रिपब्लिश्ड, ठीक है, अगेन आया है। बहुत बढ़िया, नोट करते चलोगे तभी मजा आएगा, नहीं तो कोई मतलब होगा नहीं, कोई मतलब होगा नहीं, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो द टेम्पेस्ट की जरा कहानी याद करो, द टेम्पेस्ट की जरा कहानी याद करिए। द टेम्पेस्ट में भी वही बात हुई है। द टेम्पेस्ट आपने देखा होगा कि वो बाप बेटी एक बड़े आइलैंड में फंसे हुए हैं और दुनिया भर की बातें, तो वहां पर क्या कह रहे हैं कि बहुत ध्यान से यहां समझेंगे कि एन एलेग्री ऑफ द सिविलाइजेशन या बार्बरिज्म बाइनरी एज द क्या पर्टेन्स टू कॉलोनिज्म, कॉलोनियलिज्म यहां पर यूज किया, ठीक। और 1610 और 11 में लगभग ये आई है रचना, 1610 एंड 1611 में आई है। आप सभी को जहां तक आप जब टेम्पेस्ट पढ़े होंगे तो टेम्पेस्ट में आपको ये बात पता चली होगी, ठीक है ना। और सबसे खास बात की लास्ट प्ले जो कि अकेले लिखा है शेक्सपियर ने इसको, है ना। जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म, ये तो बड़ा फेमस है, इसमें एनिमल फार्म बड़ा फेमस है इसमें, मतलब एलेग्री का एग्जाम्पल अगर आपके सामने आया तो एनिमल फार्म पहले ही आएगा। क्यों? क्योंकि बीस्ट, ये जो जिस उसमें लिखा गया है बीस्ट फॉर्म में लिखा गया है, सबसे बड़ी बात तो ये बीस्ट फॉर्म में इसको लिखा गया, यानी बीस्ट फेबल आप कह सकते हो इसको, ठीक है ना। सटायरिकल इसको आप कह सकते हो, इसको और क्या क्या कहते हैं भाई, सटायरिकल, सटायरिकल, एलेगोरिकल नोवेला, एलेगोरिकल नोवेला, नोवेला, ठीक। और बीस्ट फेबल फॉर्म में है, सबसे खास बात तो ये बीस्ट फेबल फॉर्म में है। फेबल आप जान ही रहे हो क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। 17 अगस्त 1945 को पब्लिश हुई है इंग्लैंड में, 17 अगस्त 1945 में इंग्लैंड में पब्लिश हुई, इंग्लैंड में पब्लिश हुई, ठीक है, इंग्लैंड में पब्लिश हुई। आगे और भी कुछ, नेथनियल हॉथरॉन ने द स्कारलेट लेटर पढ़ा, ये आपके लिए एलटी ग्रेड में बड़ा बढ़िया इससे क्वेश्चन आता है, और साथ ही साथ यूजीसी नेट में दोनों जगह पर बढ़िया इससे क्वेश्चन आते हैं, दोनों जगह पर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद एडगर एलन पॉ में द मास्क ऑफ द रेड डेथ, एक ये रचना इन्होंने बनाई। तो ये द स्टोरी कैन बी रीड एज एन एलेगरी फॉर ह्यूमंस इन एबिलिटी टू स्केप डेथ, यानी वो दिखाया जा सकता है कि मृत्यु को स्किप नहीं किया जा सकता, ठीक है। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन, अब बताओ एलिट्रेशन, इसका मतलब अनुप्रास होता है ना, और अनुप्रास का मतलब होता है पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति शब्दों की, शब्दों की, शब्दों की पुनरावृत्ति करना। किस लिए? किस लिए? टू इंप्रूव, टू इंप्रूव द इंटरेस्ट,
इंटरेस्ट को इंप्रूव करना या टू रीच हाई इंटरेस्ट, ये बात अनुप्रास का मतलब, अनुप्रास का मतलब है ना। ठीक, किसी वर्ण का या कोई व्यंजन, कॉन्सोनेंट जिसे कहते हो, उसकी रिपीटिशन होगी। अब सुनो क्या कह रहा है कि द रेपिटेशन ऑफ एन इनिशियल कॉन्सोनेंट, इनिशियल कॉन्सोनेंट, जिस कॉन्सोनेंट से शब्द की शुरुआत हुई है, जिस कॉन्सोनेंट से शब्द की शुरुआत हुई है, उसकी बात कर रहे हैं वो, उसकी बात कर रहे हैं वो। ठीक है, साउंड इन वर्ड दैट आर क्लोज टुगेदर, यानी ऐसा शब्द हो, ऐसा लेटर, ऐसा कॉन्सोनेंट हो जो इनिशिएटिव ले रहा हो और साथ ही एक दूसरे से टुगेदर क्लोज हो। सच ए विद इन ए सिंगल सेंटेंस आर लाइन ऑफ पोएट्री, पोएट्री की एक ही लाइन में, पोएट्री की एक ही लाइन में, मान लो ये एक मैंने पोएट्री की लाइन लिखी और इसी लाइन में आपको अलग अलग लेटर्स चाहिए। मान लो एक यहां मिल गया, दो यहां मिल गया, तीन यहां, चार यहां, पांच यहां, छह यहां, सात यहां, अलग अलग। और मान लो कि आपने एल से स्टार्ट किया, यहां भी एल, यहां भी एल, यहां भी एल, यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी, हर जगह एल एल आ गया और दोनों क्लोजर हो एक दूसरे से और मीनिंग कन्वे कर रहे हो, तो ऐसे में हम एलिट्रेशन का यूज करते हैं। ठीक, ठीक है ना, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो थोड़ी सी कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि एलिट्रेशन की फॉर्मेशन कैसे करेंगे। कितनी चीजें आपके सामने हो तो वो एलिट्रेशन आपके काम का हो जाएगा, कितनी चीजें हो कि वो एलिट्रेशन आपके काम का हो जाएगा। इज फॉर्म्ड, यानी ऐसा फॉर्मेशन यूजिंग वर्ड बिगिनिंग विद, यूजिंग वर्ड्स बिगिनिंग विद, शुरुआत जो होगी किस चीज की, शब्दों के, उस लेटर की, उस सेंटेंस में सिमिलर कॉन्सोनेंट आर वॉवल साउंड, सिमिलर एंड वॉवल साउंड, सिमिलर कॉन्सोनेंट एंड वॉवल साउंड। एक तो ये, एक तो ये, एक बात ये होनी चाहिए तब हम मानेंगे कि एलिट्रेशन हो रहा है। These words have to be यानी जो शब्द है उसका होना क्या, कैसा, consecutively one after the other, one टू अदर। ठीक है, ठीक है, सिमिलर साउंडिंग, जो साउंडिंग होगी वो सिमिलर होनी चाहिए लेटर्स की, जो सिलेबल्स आएंगे। ठीक, और एक ऑलरेडी आता है कि देयर इज
नो डेफिनिट रूल, ये भी जान लीजिए। जितने मैंने आपको यहां पर चीजें बता दी, इतनी बातों को फॉलो कर दो और चीजें क्लियर रहेंगी, चीजें क्लियर रहेंगी। आ जाओ, यहां देखो, the use of the same letter or sound and the beginning of the words that are close together, दोनों एक दूसरे के क्लोज हो, as जैसे लिखा है he built a big boat, built big boat, ये alliteration है, ये alliteration है। अगली बातचीत यहां समझ लो भाई। अब यहां देखो, मैंने बहुत सारी बातें जो बताई सेम मैंने लिखा भी है। कॉन्सोनेंट वॉवल साउंड होना चाहिए, दीज वर्ड्स हैव बी यूज्ड कॉन्सिक्यूटिवली एंड आफ्टर द अदर, सिमिलर साउंडिंग वर्ड होना चाहिए, और साथ ही देयर इज अ नो डेफिनिट रूल दैट अलिटरेशन कैन बी यूज्ड ओनली फॉर अ नंबर ऑफ द डेफिनिट वर्ड्स, ठीक है ना। द थर्ड स्टेंजा ऑफ इमिली डिकिंसन, इमिली डिकिंसन की एक रचना आई थी ए नैरो फेलो इन द ग्रास, तीसरे स्टेंजा में उन्होंने यूज कराया, वहां एलिट्रेशन यूज किया हुआ है। जरा देख लीजिए, यहां देखो, एक तो पहला ये सेगमेंट है, यहां पर तो है नहीं, द थर्ड स्टेंजा ऑफ इमिली डिकिंसन, ठीक है। देखो यहां बट आया है, बॉय आया है और बेयरफुट आया है, तो यहां पर एलिट्रेशन काम कर रहा है, यहां पर एलिट्रेशन काम कर रहा है, यहां एलिट्रेशन काम कर रहा है, यहां एलिट्रेशन काम कर रहा है। ब्रिटिश रोमांटिक पोएट सैमुअल टायलर कॉलरिज की एक रचना आई थी द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, लिटरेरी डिवाइस के तौर पर भी इन्होंने भी यूज किया है, क्या म्यूजिकल रिदम यूज किया है। कैसे? द फेयर ब्रीज ब्लो फॉर्म फ्लू और फॉर फ्यूरो फॉलोड एंड फ्री, ये एलिट्रेशन है, ये एलिट्रेशन है, इसको एलिट्रेशन कहते हैं, ये है एलिट्रेशन। शेक्सपियर के पांचवें सोनेट पर भी इन्होंने यूज कराया है, क्या मैं बताता हूं क्या यूज कराया भाई। देखो, डथ ड्वेल lusty leaves चलो भाई ठीक है। अब यहां देखो स्टिल स्वीट, तो ऐसे ये सब्सिक्वेंशियल, ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे और शब्द में क्लोजर देन होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको और एक चीज दे लो, फेमस रोमियो एंड जूलियट में वो बात आई है, द डे टू शेयर द नाइट डार्क, देखो डे आया है, डार्क आया है, ड्यू आया है, ड्राई आया है ना। तो ये जब हमें देखने को मिल जाता है तो
कहीं ना कहीं आपको इतना जानो कि ये शब्दों में जैसे डथ आया है वाउंड में, डॉल्फ आया है, डंप आया है, तो सिमिलर मीनिंग देगा। शेक्सपियर की एलिट्रेशन हिज प्ले मैकबेथ में एक यूज किया इन्होंने, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। ये लो, तो इस तरीके से आपको अलग अलग चीजें सीखनी होंगी, ठीक है। बाकी सारी बातें हम कल आपसे डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही शुक्रिया की बात। रोज जुड़ना शुरू कर दो, वरना दिक्कतें आपके सामने होंगी, दिक्कतें आपके सामने होंगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो आज इतना ही, कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।